Modulus of elasticity, short term modulus of elasticity 5000 root FCK. Long term modulus of elasticity, short term EC upon 1 plus age of concrete, which is equals to 5000 root FCK upon 1 plus age of concrete या creep coefficient. Creep coefficient is creep strain upon elastic strain, which is equals to total strain minus elastic strain upon elastic strain. Now MOR, modulus of rupture or flexure tensile or bending tension, which is equals to 0.7 root FCK. It is the permissible tensile stress to plate load test विच एक कंक्रीट के पाइल पे किया जाता है जो. उसके बाद फिर नॉमिनल कवर एंड इफ़ेक्टिव कवर बीच से लेते हैं सेंट्रॉइड स्टील से लेके नीचे तक, और नॉमिनल कवर हो गया सिर्फ गैप का डिस्टेंस. उसके बाद ग्रेड ऑफ स्टील जैसे जैसे बढ़ता जाता है स्ट्रेंथ बढ़ता है, ब्रिटलनेस बढ़ता जाता है. उसके बाद कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इज़ W1 अपॉन W2 सेल्फ फिल्ड अपॉन फुल्ली कॉम्पैक्टेड. ये एक फार्मूला है जो मिस हुआ था वहाँ पे. उसके बाद ये जो ग्राफ है, ग्राफ जो है इसमें हमेशा इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैम्पल वेयर एफ मीन इज़ FCK प्लस 1.65 सिग्मा. के बाद एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होता है, क्यूब स्पेसिमेन होता है. क्यूब का ज़्यादा होता है फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फुल होता है कंक्रीट में इन क्यूब में. उसके बाद जैसे जैसे हम वर्केबिलिटी की इफ़ेक्ट को देखते हैं तो वर्केबिलिटी वाटर कंटेंट से इफ़ेक्ट होता है, एग्रीगेट से होता है, सीमेंट से होता है, वाटर कंटेंट से होता है. लेकिन वर्केबिलिटी वाटर सीमेंट रेशियो से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहता है. जैसे जैसे हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घटता जाएगा. स्लम्प अगर बढ़ता रहेगा तो वर्केबिलिटी बढ़ेगा और VB टाइम घटेगा, और जैसे जैसे स्लम्प बढ़ता जाएगा कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीज होता जाएगा. उसके बाद फिर से वही है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES इज इक्वल्स टू 5000 रूट FCK, लॉन्ग टर्म EC अपॉन 1 प्लस क्रीप कोफिशिएंट. अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे. इसमें अगर हम बात करते हैं, पहले तो सैम्पल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. उसके बाद बीच वाला अगर पार्ट रहेगा तो ग्रेटर देन 50% क्यूब स्ट्रेंथ एंड लेस देन 50% क्यूब स्ट्रेंथ, इट इज़ F मीन. और अगर हम FCK की बात करते हो तो उससे लेस देन 5% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ एंड उससे ज़्यादा 95% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ. तो ऐसे सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बेसिकली. और फॉर ऑल टाइप्स, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने डिज़ाइनिंग पे. डिज़ाइनिंग में मेजरली जो स्टेप्स होता है, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया. उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो या वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, जिसके लिए 4-5 कंडीशन होती है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम. तो मिनिमम ग्रेड PCC और RCC. तो RCC पहले हम डिस्कस कर रहे हैं. मिनिमम ग्रेड M20, M25, M30, M35, 40. मिनिमम ग्रेड PCC M15, 20, 20, 25. RCC मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.55, 0.60, ऊपर नीचे 300 सीमेंट. और PCC 0.6, 220, 240. ये तो एक ब्रॉड बात हो गई. उसके बाद फिर सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट. तो अगर 10 mm का एग्रीगेट है तो जो कंटेंट रहेगा वाटर का वो 208 kg पर मीटर क्यूब. 20 mm का एग्रीगेट रहेगा तो 186, और 40 mm का 165. उसके बाद हम ग्रेडिंग करेंगे. उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट. वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट से सवाल आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर. वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट प्लस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर.
फिर से वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट प्लस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर. 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट प्लस सीमेंट प्लस वाटर प्लस एयर. उसके बाद 1 माइनस वी सी माइनस वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी ए. नाउ वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपॉन एग्रीगेट इज पी. तो कोर्स एग्रीगेट हो गया वी पी, तो कोर्स एग्रीगेट हो गया पी इंटू वी ए जो टोटल आया हमारा. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट. और वी फाइन हो गया 1 माइनस पी वी ए ऑफ एग्रीगेट. उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मास अपॉन वी इंटू रो डब्ल्यू, उससे हमारा मासेस निकल जाएंगी. फिर हम आ जाते हैं LSM पे, लिमिट स्टेट. बेसिकली स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट में है, लेकिन इसमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लिमिट स्टेट में है स्ट्रक्चर तो यानी वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है अपने क्राइटेरियाज़ को. ठीक है, स्ट्रक्चर. उसके बाद लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. बेसिक क्वेश्चन है कि कोलैप्स में ये दिक्कत क्या होती है कि हमारा सर्विसेबल रहता है, भले ही अगर कुछ उसमें दिक्कत हो जाए, बट स्ट्रक्चर इज सर्विसेबल और यूजेबल. ठीक है. लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आ गया कंप्रेशन, फ्लेक्चर, शियर, बॉन्ड, टेंशन. बट सर्विसिबिलिटी में फायर के कारण क्रीप, कोरोजन. उसके बाद फिर लोडिंग. टेबल याद करना है. डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, अर्थक्वेक लोड, डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक हो, फिर कोलैप्स, फिर सर्विसिबिलिटी. 1.5 DL, 1.5 DL, 1.2 DLE, 1.5 DL, 1.5 DL, 1.2 DLE. सर्विसिबिलिटी D प्लस L अपॉन D प्लस E, D प्लस 0.8 L प्लस E. Concrete structure designing. Sigma CK. Design strength is always less than characteristic strength and design load is greater than characteristic load. उसके बाद आ जाता है कंक्रीट में, जिसमें सबसे पहले कंक्रीट का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, बेसिकली जो हम लोग लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट का, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या क्यूब स्ट्रेंथ पहले तो क्यूब स्ट्रेंथ होता है सिग्मा CK या FCK. फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है 2/3, 2/3 लॉस हो जाता है सिग्मा CK. फिर डिज़ाइन स्ट्रेंथ आता है जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगता है 2/3 इंटू 1/1.5 रूट सिग्मा CK, मतलब स्ट्रेंथ जो भी होता है, तो आ जाता है 0.446 सिग्मा CK. इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंडीशन चेंज होता है तो सारा डेरिवेशन शुरू से शुरू होगा. उसके बाद नीचे एक छोटा ग्राफ दे रखा होगा जिसमें सिग्मा CK 2/3 सिग्मा CK और 0.44 सिग्मा CK. इसमें स्ट्रेन की दो वैल्यूज़ होगी 0.002, 0.0035. पहला वाला एक्सियल कंप्रेशन, दूसरा बेंडिंग कंप्रेशन. फिर स्टील में होता है सिग्मा Y और फिर सिग्मा Y अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 और 0.87 सिग्मा Y. फिर नीचे आ जाएंगे स्टील पे, तो स्टील में सिग्मा Y और 0.87 सिग्मा Y. तो स्ट्रेन जो हो जाता है वो 0.00109 हो जाता है Fe 250 में, और 400 में हो जाता है 0.0038, 0.00417. 500 में याद करने की ज़रूरत नहीं, बेसिक था कि स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 0.87 सिग्मा Y अपॉन E. उसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपने बैलेंस स्ट्रक्चर में, जिसमें हम लोग एक्सियल लिमिटिंग निकालते हैं, जिसका डायग्राम आप देख ही सकते हैं. नीचे कंक्रीट है जिसमें ऊपर की साइड 0.0035, और ये हमें शुड नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, और ये हमेशा सेम होता है सारे स्टील के लिए. ठीक है. तो अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, 0.0035 अपॉन XU और 0.002 प्लस 0.87 सिग्मा Y अपॉन ES,
और हम देख सकते हैं बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टील ओनली। और Fe250, Fe415, Fe500 इसका XU की वैल्यू शॉर्ट में होता है लिमिटिंग, XU लिमिटिंग नीचे से स्टार्ट कर रहा है या फिर ऊपर से भी कर सकते हैं 0.53D, 0.48D, 0.46D। अब आ जाते हैं बैलेंस्ड कंडीशंस पे। सबसे पहले कंक्रीट का रेक्टेंगल बनेगा, ऊपर B, फिर इफेक्टिव डेप्थ D, न्यूट्रल एक्सिस XU, फिर स्ट्रेन का डायग्राम बनेगा। स्ट्रेन के डायग्राम में सबसे ऊपर 0.0035, 0.002, उसके बाद फिर नीचे का एरिया 1 होगा, ऊपर का 2 होगा, तो नीचे का 4/7 XU और ऊपर का 3/7 XU। स्ट्रेस में आ जाएंगे, स्ट्रेस नीचे का C1, C2 लीवर आर्म, और C जो टोटली लगेगा वो A पे लगेगा। तो C1 हो गया 2/3 क्योंकि पैराबोलिक है 0.45 सिग्मा C के B इंटू XU। C2 हो गया 0.45 सिग्मा C के B इंटू XU। मैक्सिमम C हो गया 0.36 सिग्मा C के B इंटू XU। टेंशन हो गया 0.87 सिग्मा Y AST। A हो गया जो ऊपर से C टोटल लगेगा वो 0.42 XU, और Z लीवर आर्म हो गया जो कि सेंट्रॉयड होता है कंप्रेशन और टेंशन का, Z इज इक्वल्स टू D माइनस 0.42 XU। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड में हो गया C इंटू जेड, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड में हो गया T इंटू जेड। और फिर अब कंपैरिजन करेंगे अंडर, बैलेंस्ड और ओवर का। तो C सबसे ज़्यादा ओवर, टेंशन सबसे ज़्यादा ओवर, लीवर आर्म सबसे ज़्यादा अंडर, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा ओवर। तो सबसे ज़्यादा लीवर आर्म ही होता है इस साइड, बाकी सब उस साइड ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन था जिसमें लीनियर अगर होगा तो हाफ लेंगे, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी 1 था, तो सब कुछ शुरू से कैलकुलेट होगा। डब्ली का कब होता है, अगर डब्ली में हम तभी जाएंगे अगर MU लिमिटिंग 0.36 FC के B इंटू XU, ये जो होता है MU लिमिटिंग 0.36 FC के B इंटू XU, अगर मोमेंट MU लिमिटिंग से ज़्यादा है तो ही हम डब्ली डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, अगर हम डब्ली पे आ जाते हैं तो अब हम फिर उस छोटे से गोलाकार वाले पार्ट सेक्शन में आ जाएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे फिर से हम एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लेंगे, B विड्थ की, D इफेक्टिव डेप्थ की, दोनों साइड रीइंफोर्समेंट फोर्स इन करेंगे, फिर स्ट्रेन का डायग्राम बनाएंगे। 0.0035 XU लिमिटिंग, स्ट्रेन इन स्टील एट कंप्रेशन साइड, फिर नीचे आके 0.002 प्लस 0.87 सिग्मा Y अपॉन ES, और ऊपर से जो ऊपर वाला जो स्टील का डिस्टेंस हो गया वो हो गया D'। अब एक वो ट्राइंगुलर वाला इक्वेशन लिखेंगे, स्ट्रेन इन स्टील कंप्रेशन साइड अपॉन XU माइनस D', 0.0035 अपॉन XU। Strain in steel compression side should not be greater than or should not be equal to 0.0035. It should be always less than. Strain in steel compression side should be less than 0.0035. और अगर Fe250 हुआ तो अगर ऐसा होगा तो Fe250 में जो स्ट्रेस रहेगा स्टील इन कंप्रेशन साइड शुड बी लेस देन 0.87 FY, और 200, 415 और 500 में इज इक्वल्स टू 0.87 FY। अब हम एक कंक्रीट सेक्शन लेंगे, फिर उस कंक्रीट सेक्शन में नीचे स्टील AST1, दूसरे वाले में AST2, फिर ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, फिर TC, T2C2, Z1, Z2 दोनों का बेसिक डायग्राम बन जाएगा, और C2 वाले में एक जो इम्पोर्टेंट आएगा वो D' आएगा। अब AST1 वाला का पूरा एनालिसिस सिंगल रीइंफोर्स्ड की तरह ही होगा, और Z1 भी वही रहेगा, Z1 होगा D माइनस 0 पॉइंट। अगर हम पहले वाले की बात करें जिसमें AST1 है तो उसका लिखिए C1 0.36 सिग्मा C के B इंटू एक्स, T हो गया 0.87 सिग्मा Y AST1, Z हो गया D माइनस 0.42 XU। अब हम Z2 पे आ जा सेक्शन 2 पे आ जाते हैं, तो Z2 हो गया D माइनस D', C2 हो गया सिग्मा SC माइनस सिग्मा CC ASC, C2 हो गया सिग्मा SC स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन साइड माइनस स्ट्रेस इन स्टील इन कंक्रीट, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन साइड माइनस स्ट्रेस इन स्टील इन
स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन साइड इनटू ASC। तो अगर D डैश इज़ लेस देन x2, ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसका चेक करना है। तो सिग्मा CC 0.446 सिग्मा CK होगा, T2 0.87 सिग्मा Y AST होगा। तो अगर हम C1 T2 इज इक्वल टू T1 T2 करके XU लिमिटिंग डेप्थ निकाल लेंगे। फिर अगर हमें एडिशनल स्टील AST2 निकालना है तो C2 T2 करेंगे, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए C1 Z1 प्लस C2 Z2 या T1 Z1 प्लस T2 Z2। हमारा डबली ख़त्म हो जाएगा इससे। अब हम आ जाते हैं फ्लैंज सेक्शन में। फ्लैंज सेक्शन में एक टी बीम है, टी बीम का ऊपर का B है, विड्थ D है, इफेक्टिव डेप्थ नीचे जो छोटा वाला है वो विड्थ ऑफ वेब है, और साइड में डेप्थ ऑफ फ्लैंज है। ऊपर वाला फ्लैंज होता है, नीचे वाला वेब होता है। अगर कॉन्टीन्यूअस टी बीम है और कॉन्टीन्यूअस टी बीम है तो BF इज इक्वल्स टू L0 अपॉन C BW प्लस 6TF। कंटिन्यूअस L बीम है तो BF इज इक्वल्स टू L0 अपॉन 12 प्लस BW प्लस 3DF। ये याद होना चाहिए। और अगर इंडिविजुअल टी बीम है और इंडिविजुअल L बीम है तो BF इज इक्वल्स टू L0 अपॉन B प्लस 4 प्लस BM। फिर से BF इज इक्वल्स टू L0 अपॉन B प्लस F प्लस BM। ठीक है। अब न्यूट्रल एक्सिस इफ पासेस थ्रू फ्लैंज, अगर फ्लैंज से न्यूट्रल एक्सिस पास कर रहा है तो अगर टी में एक बीम बनाएंगे या L बीम हो गया, टी बीम बनाया, अब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज से पास हो रहा है तो एक्स न्यूट्रल डेप्थ हो गया XU। BF इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, जो इतना याद होगा। तो इस अगर X इज़ लेस देन DF तो यानी डिज़ाइनिंग इसी से होगी। तो C इज इक्वल्स टू 0.36 सिग्मा C के B इंटू एक्स, और T इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST, और C इज इक्वल्स टू T करेंगे, X निकालेंगे। इफ़ X इज लेस देन DF तो परफेक्ट डिज़ाइनिंग हो रही है। और MOR हो जाएगा टेंशन माइनस D माइनस टेंशन वाला जो पार्ट है इंटू D माइनस 0.42 XU। इफ़ न्यूट्रल एक्सिस पासिस थ्रू फ्लैंज वेब, अगर न्यूट्रल एक्सिस अब वेब से पास कर रहा है और फ्लैंज कांस्टेंट स्ट्रेस में है तो सबसे पहले इसका एक चेक लगाया जाएगा कि DF इज़ लेस देन X2 और नॉट। तो अगर DF लेस देन X2 है तो ठीक है, फिर यही होगा। अब इसमें सेक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला हो जाएगा विड्थ ऑफ वेब इनटू D, और दूसरा हो जाएगा BF। टोटल BF ब्रेथ ऑफ फ्लैंज जो है उससे वेब वाला माइनस हो जाएगा, और DF डेप्थ ऑफ फ्लैंज। अब पहले वाले का हम कर रहे हैं जिसमें BW है और D है। C1 इज इक्वल टू 0.36 सिग्मा C के BW XU, T इज इक्वल टू 0.87 सिग्मा Y AST, Z1 इज D माइनस 0.42 XU, एंड Z2 इज इक्वल टू D माइनस DF अपॉन 2। ठीक है। नीचे वाला एरिया स्ट्रेन डायग्राम में X1 है, ऊपर वाला X2 है। तो ये याद हो जाना चाहिए कि C1 जो है वो 0.36 सिग्मा C के BW XU है, T 0.87 से सिग्मा Y ST, Z1 इज D माइनस 0.42 XU, Z2 इज D माइनस DF अपॉन 2। MOR जो है वो T इंटू Z हो जाएगा, और टेंशन साइड जो Z, और MOR C1 Z1 प्लस C2 Z2। C2 क्या आ गया? C2 आ गया 0.446 सिग्मा C के BF माइनस BW DF। तो ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, इनको याद रखना है। और C T कर देंगे तो XU आ जाएगा। अब न्यूट्रल एक्सिस वेब से पास करता है, बट अगर फ्लैंज कांस्टेंट स्ट्रेस में नहीं है तो पहले वाले में DF लेस देन X2 आ रहा था, अब X2
x2 बड़ा आ रहा था, अब x2 छोटा हो जाएगा df से, तो BW वही रहेगा और बस डेप्थ ऑफ लेंथ YT से रिप्लेस हो जाएगा और पूरी कंडीशन वही प्रीवियस वाली लगेगी। और YT होता है 0.15x प्लस 0.65 df। अब shear स्ट्रेस पे आ जाता है। Shear stress is directly proportional to grade of steel and percentage tension reinforcement. Shear force is equals to factored shear force या shear stress is equals to factored shear force upon BD। अगर shear stress जो है वो less than sigma c है तो मिनिमम shear reinforcement प्रोवाइड करेंगे। अगर सिग्मा सी वी इज़ ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स तो डिज़ाइनिंग री करना पड़ेगा। और टाउ वी इज़ बिटवीन टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल शियर दोनों प्रोवाइड करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू वी यू एस अपॉन वी यू एस जो कि शियर कैपेसिटी है इक्वल टू 0.87 सिग्मा वी ए एस वी इंटू डी अपॉन एस वी, ए एस वी स्पेसिंग। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर सिग्मा वी लेस देन सिग्मा सी हुआ तो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट ए एस वी अपॉन बी इंटू एस वी इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.87 सिग्मा वाई, ए एस वी अपॉन बी इंटू एस वी इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.87 सिग्मा वाई। और अगर हम इसमें आ जाते हैं कि सिग्मा वी इज़ ग्रेटर देन सिग्मा सी लेस देन टाउ सी मैक्स, तो सिग्मा v minus sigma c is equal multiplied by b d is equals to v u s is equals to 0.87 sigma y a s v d upon s v। अब वेरिंग डेप्थ वाला फॉर्मूला आ जाता है। टाउ v is shear stress and टाउ v into bd is shear force। वेरिंग डेप्थ वाले फॉर्मूला में टाउ v is equals to, अगर वेरिंग डेप्थ का बीम हो गया तो टाउ वी इज इक्वल्स टू वी यू प्लस माइनस एम यू बाई डी टैन बीटा अपॉन बी डी। तो अगर नेगेटिव तब लेंगे जब एम यू मोमेंट भी बढ़ रहा होगा और डेप्थ भी बढ़ रहा होगा, सेम डायरेक्शन में दोनों इंक्रीज हो रहा होगा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन जो है वो आप देख लीजिएगा। इक्विवेलेंट शेयर क्या होता है, वी ई इज इक्वल्स टू वी यू प्लस 1.6 टी यू अपॉन बी। उसके बाद फिर एक्जियल कॉलम, सो पी यू इज इक्वल्स टू पी सी प्लस पी एस, पी ऑफ कॉन्क्रीट अल्टीमेट जो होता है पी ऑफ कॉन्क्रीट प्लस पी ऑफ स्टील, 250 415 500। पी इज इक्वल्स टू 0.446 सिग्मा सी के ए सी प्लस 0.87 सिग्मा वाई ए एस। 250 का था, 415 में 0.79, उसके नीचे 0.75, इसेंट्रिक 0.67। तो बेसिक फार्मूला क्या रहेगा, पी इज इक्वल्स टू 0.446 सिग्मा सी के ए सी प्लस 0.87 सिग्मा वाई ए एस, नीचे 0.79 0.75 0.67। एल डी बॉन्ड, एल डी इज डिज़ाइन स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन 4 टाउ बी डी शेयर। प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस मिनिमम ग्रेड M40 पोस्ट, प्री टेंशन मिनिमम M40 पोस्ट M30। कंक्रीट है, बीच में स्टील टेंडन है, नीचे PP लग रहा है, डायग्राम बनाया, PD ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन, इसेंट्रिसिटी Y इज़ D/2। कंक्रीट फुल्ली है इन कंप्रेशन, मोस्ट एफिशिएंट यूज़। नाउ स्ट्रेस इन बॉटम कंप्रेशन इज P अपॉन A प्लस My बाई I। स्ट्रेस इन टॉप टेंशन P अपॉन A माइनस My बाई I। स्ट्रेस इन बॉटम कंप्रेशन, जैसा बताया था ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन, सो स्ट्रेस बॉटम कंप्रेशन P अपॉन A प्लस My बाई I।
स्ट्रेस टॉप टेंशन P अपॉन A माइनस एम वाई बाई आई। अब आ जाते हैं लोडिंग पे, डेड लोड, लाइव लोड, लोड बैलेंसिंग। तो डेड लोड में ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, लाइव लोड में भी सेम ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। स्ट्रेस इन टॉप कंप्रेशन इज एम वाई बाई आई, स्ट्रेस इन बॉटम टेंशन माइनस एम वाई बाई आई। स्ट्रेस इन टॉप कंप्रेशन माइनस एम वाई बाई आई एक्स, स्ट्रेस बॉटम टेंशन माइनस एम वाई बाई आई। लोड बैलेंसिंग, अगर एक कंक्रीट सेक्शन है उसमें दो लोड लग रहे हैं तो इसका एसएफडी बनेगा ऊपर स्ट्रेट डाउन। तो अब जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वही उसका बैलेंसिंग हो जाता है लोड बैलेंस से। सो WL/2 मैक्सिमम होगा तो WL/3 इज इक्वल्स टू PE। सिंपली सपोर्टेड, इसका होता है एक पैराबोलिक शेप बनेगा। सो WL²/8 इज इक्वल्स टू PE। तो पहले वाले का दो लोड था, स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन, सो WL/3 इज PE। और उस पर सिंपली सपोर्टेड है, उस पर यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो WL²/8 इज इक्वल्स टू PE। और अगर ओवर हैंगिंग है तो WA²/2 करके। अब लॉसेस पे आ जाते हैं। तो लॉसेस जो होते हैं वो प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन में क्या होते हैं। सो प्री टेंशन में बस इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है, पोस्ट टेंशन में इलास्टिक शॉर्टनिंग, फ्रिक्शनल लॉस, एंकरेज स्लिप। अब स्ट्रेन जैसे कि इक्वल होता है तो स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल्स टू M मॉडुलस इज मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट विच इज इक्वल्स टू E अपॉन E स्टील अपॉन E कॉन्क्रीट इंटू स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इज P अपॉन A प्लस PE²/I। P अपॉन स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इज P अपॉन A प्लस PE²/I। लॉस इज इक्वल्स टू P0 म्यू अल्फा प्लस KX। लॉस इज इक्वल्स टू P0 म्यू अल्फा प्लस KX। और लॉस का एक और भी होता है P0 E की पावर म्यू अल्फा प्लस KX। नाउ एंकरेज स्लिप का हो जाएगा 2 ΔS APES अपॉन L ऑफ सेक्शन। और L ऑफ सेक्शन क्या होता है, रूट अंडर ΔS APEP अपॉन P। उसके बाद फिर इमीजिएट लॉस, और ये हो गया इमीजिएट। उसके बाद टाइम के साथ श्रिंकेज स्ट्रेन, क्रीप स्ट्रेन, रिलैक्सेशन स्ट्रेन। श्रिंकेज स्ट्रेन हो जाएगा L इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस श्रिंकेज स्ट्रेन इंटू ES, और क्रीप हो जाएगा टाउ M थीटा M टाउ C। परसेंटेज लॉस हो जाएगा फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इंटू 100, और लॉस हो जाएगा M इंटू स्ट्रेस इन C। इनिशियल लेंथ जो भी रहेगा उसमें से लॉस माइनस कर देंगे तो M इंटू स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट P अपॉन A प्लस PE² बाई I।